बिना लाग लपेट के उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए मैं राधिका राज लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां दान चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के 54 करीबी अब एसआईटी की रडार पर आ गए। लखनऊ में उनकी संपत्तियां खंगाली जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जांच कहां तक पहुंची है, सब कुछ आपको समझाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माफिया अतीक अहमद के परिवार, जहां छोटे बेटे अब्बान की मौत के बाद जेल से आए भाई उमर और अली ने ओवैसी को सलाम का पैगाम भेजा। एआईएम से पुराना कनेक्शन फिर चर्चा में आ गया। क्या है इस पैगाम के पीछे की पूरी कहानी, आपको बताएंगे। तीसरी खबर संभल हिंसा से जुड़ी है, जहां शिवपाल यादव ने मुरादाबाद में ऐलान किया कि सपा सरकार बनी तो संभल दंगे के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाया गया। क्यों उठाया गया है ये मुद्दा, क्या है पूरा आरोप, सब कुछ आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बरेली की, जहां नेपाल से संचालित 100 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। कैसे चल रहा था ये फर्जीवाड़ा और क्या कुछ बरामद हुआ है, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर दान चोरी की। ये मामला अब आरोपियों से आगे उनके परिवार और करीबियों तक पहुंच गया है। 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एसआईटी की नजर उनके 54 रिश्तेदारों और करीबियों पर है, मतलब 8 के जितने रिश्तेदार हैं उन सब पर अब नजर रखी जा रही है। लखनऊ में इन लोगों की संपत्तियां खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि चोरी की रकम जमीन मकान में लगाई गई होगी। अयोध्या पुलिस ने जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा। इसमें पिछले 2 साल में इनके नाम से खरीदी या दर्ज की गई जमीन, मकान, फ्लैट का ब्यौरा मांगा गया है। तहसील, निबंधन कार्यालय, एलडीए और नगर निगम सब जगह रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि कहीं गबन की रकम अचल संपत्ति में तो नहीं घुमाई गई है। एसआईटी अब कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। आरोपियों के करीबियों की सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। इसमें अयोध्या के अलावा लखनऊ और दूसरे जिलों के लोग भी शामिल हैं। पुलिस कह रही है कि कोई भी साक्ष्य छिपाया नहीं जाएगा। रिकॉर्ड से सामने आने वाले तथ्य जांच को नई दिशा दे सकते हैं। इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि कोई सबूत मिट ना सके। यानी कि राम मंदिर की दान चोरी को लेकर एक्शन तेज हो गया है, लेकिन इस एक्शन से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ तमाशा करना आता है। वीडियो देखिए किस तरीके की ये वीडियो सामने आ रही है, जो सीधे सीधे संसद परिसर की है, जहां दान चोरी के मुद्दे पर विपक्ष नौटंकी करता नजर आ रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से चुनाव तक राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे को जिंदा रखना है। हालांकि योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि जितने भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी है। छोटे बेटे अब्बान की कार हादसे में मौत हो गई थी। जेल में बंद बड़े भाई उमर और अली कस्टडी पैरोल पर जनाजे में भी शामिल हुए। प्रयागराज में अंतिम रस्में पूरी करने के बाद वो जेल लौटने वाले थे। तभी एआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली से मुलाकात हो गई। मस्जिद में दोनों भाई मिले। उमर ने शौकत अली को सलाम किया और कहा कि सदर साहब यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को हमारा सलाम कह देना। ये पैगाम अब चर्चा में आ गया। अतीक परिवार का एआईएम से पुराना नाता रहा है। 2021 में उमर और उनकी मां यानी कि लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने पार्टी की सदस्यता ली थी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर शाइस्ता परवीन और ओवैसी की है, जिसे लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं शाइस्ता से अभी भी ओवैसी का कनेक्शन तो नहीं है, कहीं उन्हें पता तो नहीं है कि आखिर शाइस्ता है कहां, क्योंकि अतीक परिवार पहले भी एआईएम की जनसभाएं कर चुका है। शौकत अली ने खुद बताया कि उमर को उन्होंने ही पार्टी में शामिल कराया था। ये घटना माफिया परिवार और ओवैसी के बीच राजनीतिक कनेक्शन को फिर से याद दिलाती है।
खैर, आपको अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की वो पहली वीडियो भी दिखा देते हैं जो एक्सीडेंट के वक्त की सामने आई है। सुबह वाली 7 बजे है, शायद 10 बजे है, बाहर वाली है, शाम वाली है, रात वाली। मानसरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। वीडियो देखिए किस तरह से दिख रहा है कि क्रेटा गाड़ी जिसमें अबान पहले से बैठा था वो ओवर स्पीडिंग की वजह से डिवाइडर से टकराती है और फिर पलट जाती है, जिसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता जाता है। खैर, अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते तीसरी खबर की तरफ जो संभल हिंसा से जुड़ी है। शिवपाल यादव मुरादाबाद पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो संभल दंगे के मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक राजनीति का भी आरोप लगाया। कहा कि जनता अब भाजपा से परेशान हो चुकी है। शिवपाल ने दावा किया कि सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, बसपा के साथ बिल्कुल नहीं करेगी। आप ही देखिए ये वीडियो, क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, जितने भी झूठे केस अगर लगाए हैं सब बात। यही नहीं, शिवपाल यादव आज रामपुर में सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने भी पहुंचे, जहां मुलाकात के बाद उन्होंने कहा आजम को पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जब सपा की सरकार बन जाएगी वो आजम खान के सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें और पार्टी को लगता है कि आजम खान पर जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है और ये एक्शन जो आजम खान पर हो रहा है वो बदले की भावना में सरकार कर रही है। खैर, अब मुद्दा आगे कहां तक जाता है ये अभी देखना बाकी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि शिवपाल यादव के इन बयानों से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। अब देखना यह भी होगा कि योगी सरकार उनके इन आरोपों पर क्या कुछ पलटवार करती है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बरेली की, जहां एसआईटी ने एक बड़ी जीएसटी फ्रॉड गैंग को पकड़ा है। ये गैंग नेपाल से संचालित हो रहा था। फर्जी फर्में बनाकर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट से करीब 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सरगना सागर अग्रवाल, मुख्य ऑपरेटर फरजान हाशमी समेत अन्य को जेल भेज दिया गया है। 6 की तलाश अभी भी जारी है। फरजान नेपाल में संदीप नाम से रह रहा था और जंगी ऐप से काम चला रहा था। 17 फर्जी फर्मों के नाम सामने आए हैं। हवाले के जरिए पैसा घुमाया जाता था। फर्जी आधार पैन से फर्में बनाई गई थी। पुलिस को अपनी जांच में लैपटॉप और मोबाइल भी मिले हैं। एसएसपी ने जांच टीम को इनाम भी दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। इसमें जो पूरे गैंग को संचालित करने वाला व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है, जो कई सारी फर्मों का अकाउंटेंट का काम भी करता था और उसके द्वारा ही 80 फर्मों से आईटीसी क्रिएट कराकर उनको विभिन्न फर्मों को, अभी ये जो पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो किला थाने में पंजीकृत हुआ था। इनके द्वारा और भी कई सारी फर्में थी। ये जो पर्टिकुलर फर्म है वो एफएस ट्रेडर्स नाम की है, लेकिन इनके द्वारा आर्ट लाइफ, हुदा, माँ और मीना करके और इस तरह से करीब 7-8 फर्में जो है 83 फर्में उस पर्टिकुलर पीरियड में प्रयोग करी गई थी। पुलिस की इस मामले में एक्टिवनेस के बाद शहर के कई कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेनिफिशियरी फर्मों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पुलिस कह रही है कि पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा। नेपाल से लेकर दिल्ली रामपुर तक फैला ये सिंडिकेट अब सलाखों के पीछे है। अब आगे क्या कुछ एक्शन होता है ये अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि राम मंदिर दान चोरी में करीबियों की संपत्ति की जांच हो रही है। अतीक के बेटे का ओवैसी को पैगाम दिया गया है। शिवपाल का संभल मुकदमे वापस लेने का ऐलान हो गया है और बरेली में नेपाल से चल रहे 100 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का भांडाफोड़ हो गया है। यानी कि ये तमाम खबरें बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, आर्थिक अपराध और राजनीतिक बयानबाजी
हर मोर्चे पर चर्चा में है। प्रशासन बिल्कुल सतर्क है ताकि आम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था से कोई समझौता ना हो सके। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।